अरे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी ड्रीम स्टडी पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के आपका जो 2025 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें संपूर्ण किताब से आपके विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न भी होंगे, प्रश्न उत्तर भी होंगे और न्यूमेरिकल भी होंगे, यानी आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के और अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न भी होंगे और न्यूमेरिकल भी, यानी आपका मिक्सअप वीडियो होगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एकदम ना भूलें। और आपके जो प्रश्न है यहाँ से 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो बहुविकल्पी हो या फिर न्यूमेरिकल हो या फिर किसी प्रकार के प्रश्न हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, 1 बिलियन का पीएच मान 5 है, यह बिलियन है। यानी किसी बिलियन का पीएच मान अगर 5 है तो वह बिलियन कैसा होगा? आपका उदासीन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या इनमें से कोई नहीं? तो आपका यदि किसी बिलियन का पीएच मान 5 है तो वो कैसा विलियन होता है? आपका अम्लीय होता है। यानी पीएच मान अगर 5 हो तो आपका विलियन कैसा होगा प्यारे बच्चों? अम्लीय होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। अगला यानी दूसरा प्रश्न देखेंगे, Fe2O3 प्लस 2Al इसकी अभिक्रिया होती है तो Al2O3 प्लस 2Fe बनता है। तो यह कौन सी प्रकार की अभिक्रिया? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा में दिया है संयोजन अभिक्रिया, चौथा में दिया है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आप देखेंगे Fe2O3 जो है वो हट जाता है और इसका स्थान कौन ले लेता है? Al ले लेता है, यानी Al2O3 हो जाता है और यहाँ पर आपका Fe अलग हो जाता है। तो ये इसका मतलब विस्थापित कर रहा है, आयरन को एल्युमिनियम जो है विस्थापित कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? आपका विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो एकदम सही होगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे Al जो है Fe2 का स्थान ले ले रहा है, तो आपका मतलब विस्थापित कर दे रहा है, तो इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, यानी कि क्षारक के साथ जो है हल्दी का रंग कैसा होता है? नारंगी। दूसरा है भूरा लाल, तीसरा ऑप्शन दिया है पीला, चौथा दिया है परिवर्तित रहता है। तो आपका क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है कैसा होता है? भूरा लाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही होगा। अगला यानी चौथा वाला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान, यानी आपका जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7। दूसरा ऑप्शन दिया है 14, तीसरा है 0 और चौथा है 1। तो आपका शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि शुद्ध जल का जो आपका पीएच मान है कितना है? 7 होता है। अगला यानी पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? इससे पहले आपको बता दें कि इसमें जितने भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें से सभी प्रश्नों को आप लोग इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी क्लास कराई गई हैं, अगर उसे भी आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जा करके जरूर देखें, क्योंकि वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी आगे आपको हर दिन जो है क्लास कराई जाएंगी, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आप तैयारी में एकदम बढ़िया से जुड़े रहें। तो निम्न में से कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? Hg, दूसरा ऑप्शन दिया है Cu, तीसरा में है Pt और चौथा में Mg। तो आपका निम्न में से कौन सी धातु ऐसी है प्यारे बच्चों जो हाइड्रोजन विस्थापित करती है अम्ल में से? तो आपका मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है अम्ल में से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका प्यारे बच्चों एकदम सही होगा। यानी कि मैग्नीशियम जो है आपका वो अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या करती है? विस्थापित करती है। अगला यानी छठा प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? यानी जर्मन जो सिल्वर होता है उसमें से उनमें कौन सी धातु नहीं होती है? आपका Cu, बी वाला ऑप्शन है निकिल, सी में है जिंक, डी में है एजी। तो आपका इन जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो एजी नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। यानी कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? तो एजी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन यानी सातवां वाला है, पीतल है, यानी पीतल क्या है? इसमें से आपका उपधातु है, दूसरा ऑप्शन दिया है मिश्र धातु, तीसरा दिया है धातु, चौथा दिया है अधातु। तो आपका इसमें से पीतल क्या है? आपका उपधातु है, मिश्र धातु, धातु या अधातु? तो पीतल आपका जो प्यारे बच्चों है मिश्र धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही होगा। अगला यानी आठवां प्रश्न है, एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केनो का आपका सामान्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? C2H4, दूसरा है CnH2n, तीसरा है CnH2n+2 और चौथा वाला ऑप्शन है CnH2n-2। तो आपका एल्केनो का जो सूत्र होता है, एल्केन का वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये आपका जो होता है, ये आपका सूत्र होता है एल्कीन का, CnH2n-2, और ये जो आपका CnH2n होता है एल्काइन का होता है। यानी कि ये आपका एल्काइन का हो जाएगा, ये एल्केन का हो जाएगा और ये जो आपका आता है एल्कीन का होता है। तीनों आपका यानी कि एक प्रश्न से 3 बहुविकल्पी तैयार हो गए। अगला यानी कि 9वां प्रश्न, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, और बहुत बार ये आपको बताया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत, शून्य, 1 या -1। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है प्यारे बच्चों अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया एकदम सही होगा। यानी कि समतल दर्पण की जब भी आपसे फोकस दूरी पूछे तो कितना होती है? अनंत होती है। अगला यानी 10वां वाला प्रश्न देखेंगे, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो आपका अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध क्या होता है? दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का जो संबंध होता है
आर बराबर आपका 2f होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। यानी कि आपका एक अवतल दर्पण में यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है तो आपका फोकस दूरी कितनी होगी, तो आपका एफ बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही r/2 हो जाएगा। यानी कि आप फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा कर देंगे तो आपका फोकस दूरी हो जाएगी। तो 20 दिया है तो 20/2 कर देंगे तो आपका 10 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो एकदम सही होगा। यानी कि एक अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दिया हो, फोकस दूरी जितना पूछेगा वक्रता त्रिज्या दिया हो, अगर फोकस दूरी पूछेगा तो आधा कर देंगे, अगर फोकस दूरी दिया हो वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो दुगुना कर देंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे। अगला 11वां है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, फोकस दूरी है। यानी उत्तल लेंस की आपको क्षमता दिया है 5 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी पूछा है। तो उत्तल लेंस की अगर क्षमता 5 डायोप्टर है तो आपका फोकस दूरी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। इसमें आपका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है, यानी फोकस दूरी निकालने का। तो ये आपका मीटर में होता है, यानी कि मीटर में। तो जब भी आप इसको करेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले पर करेंगे, तो f बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है रख देंगे तो 1/में आपका 5 हो जाएगा, और इसको जब काटेंगे तो आपका क्या आएगा, 0.02 मीटर आएगा, यानी कि मीटर में आएगा। तो जब इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.02 मीटर को, यानी 0.02 मीटर जो है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो आप इसको हल करेंगे, जब भी आपको क्षमता दिया और फोकस दूरी पूछेगा तो P बराबर 1/f वाला जो फॉर्मूला है उसका आप यूज कर देंगे। अगला देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अब हमने आपको कहा था जब फोकस दूरी दिया हो और वक्रता त्रिज्या पूछे तो आप 2 से गुणा कर देंगे, और अगर आपको वक्रता त्रिज्या दिया हो और फोकस दूरी पूछे तो 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर आपको फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 10 में जो है 2 का गुणा कर देंगे, यानी आर बराबर आपका फॉर्मूला होता है 2f। तो 2 × 10 आप कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही होगा। आप देखेंगे इसमें आपके न्यूमेरिकल भी बहुत सारे जो है बहुविकल्पी में ही तैयार होते जा रहे हैं। अगला है, जिसकी किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी इनमें से आपका किस चीज का जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, उत्तल दर्पण का। दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण का, तीसरा है उत्तल लेंस का, चौथा है समतल दर्पण का। यानी कि किसका दृष्टि क्षेत्र जो है सबसे अधिक होता है, तो आपका जो उत्तल दर्पण होता है उसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 14वां प्रश्न है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से आपका एक है कि आहार नाल की सी के आकार की संरचना कौन सी है, गृहिणी है, दूसरा है ग्रसनी, तीसरा ऑप्शन दिया है अमाशय, चौथा है कृमि रूप परिकोशिका। तो आपका आहार नाल की जो सी के आकार की संरचना होती है क्या होती है, गृहिणी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही है। अगला है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 32, दूसरा ऑप्शन दिया है 28, तीसरा में 24 और चौथा में 20। तो जो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है प्यारे बच्चों 20 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में के कितने समूह होते हैं, यानी रुधिर के जो है कितने समूह होते हैं आपके, दो, दूसरा ऑप्शन दिया है 8, तीसरा में है 6 और चौथा में 4। तो रुधिर के आपके कितने समूह होते हैं, 4 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी 17वां प्रश्न है, फेफड़ों का शुद्ध रक्त आता है, यानी फेफड़ों का जो शुद्ध रक्त है किसके द्वारा आपका आता है, बायां लिंब में, दूसरा ऑप्शन दिया है दाएं नीले में, तीसरा दिया है बाएं नीले में, चौथा दिया है बाएं आलिंद में। तो जो आपका फेफड़ों का शुद्ध रक्त होता है प्यारे बच्चों किस में आता है, बाएं आलिंद में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है एकदम सही होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा ऑप्शन नंबर ए में ही दे, ऑप्शन घुमा करके भी दे सकता है, ये हमने अपने हिसाब से सेट किया है। तो फेफड़े का जो शुद्ध रक्त है आप बस इतना याद करिएगा किस में आता है, तो बाएं आलिंद में आता है। अगला 18वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप में जो जाइलम है किससे उत्तरदायी है, तो जब ज से आपका शुरू है तो जल के वहन, आप इससे डायरेक्टली याद कर लीजिए। और फ्लोएम रहता तो आपका भोजन का वहन से होता, यानी कि फ्लोएम किससे है, भोजन के वहन से, और जाइलम जो है जल के वहन से। अगला है, पित्तरस का स्राव होता है, यानी पित्तरस जो है उसका स्राव किससे होता है, आपका यकृत में, दूसरा ऑप्शन दिया है आमाशय में, तीसरा दिया है पित्ताशय में, और चौथा दिया है ये सभी। तो पित्तरस का आपका स्राव जो है, ये क्वेश्चन हमने आपको पहले ही बताया था कि पित्तरस का जो स्राव होता है कहाँ से होता है, यकृत में होता है। अब ये मत आप कंफ्यूज होइएगा कि पित्ताशय दिया तो पित्ताशय से, क्योंकि पित्तरस का जो स्राव है यकृत से होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला जो है वो सही है। अब आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो खत्म हो चुका है। आप देखेंगे आपके कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरी और न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न और दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न, यानी कि 19 तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब देखेंगे आपके न्यूमेरिकल और लघुत्तरी प्रश्न। और इससे पहले हमने जितनी भी क्लास कराई, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो जा करके उसको भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न कराए गए हैं और सभी सब्जेक्ट के। तो पहला प्रश्न है, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और ये जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है और हमेशा पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप एक तरफ हेडिंग डालेंगे धमनी और बीच में लाइन खींच करके लिखेंगे एक तरफ सिरा।
उसके बाद दोनों तरफ पहला नंबर डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, यानी धमनी में जो है रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। उसके बाद सिरा में पहला नंबर डाल के लिखेंगे इसमें रुधिर जो है अंगों से हृदय की ओर बहता है, यानी कि धमनी में आपका जो रुधिर है हृदय से अंगों की ओर बहता है, और सिरा में जो रुधिर है आपका इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, यानी कि दोनों का उल्टा होता है। तो इसमें एक अंतर हो गया। आप दूसरा अंतर डाल के लिखेंगे इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं, यानी धमनी की जो दीवारें होती हैं अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। और दूसरा इसमें अंतर लिखेंगे इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं, यानी सिरा की जो दीवारें होती हैं पतली व कम लचीली होती हैं। अब तीसरा आप इसमें अंतर लिखेंगे ये खाली होने पर नहीं पिचकती, यानी जो धमनी होती है वो खाली होने पर नहीं पिचकती है, वो उसी प्रकार से रहती है। लेकिन जो सिरा होता है आपका, सिरा जो आपका होता है ये खाली होने पर पिचक जाती है, यानी जो आपका सिरा होता है ये खाली होने पर क्या होती है प्यारे बच्चों, पिचक जाती हैं। उसके बाद चौथा अंतर डालेंगे इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है, यानी धमनी का जो रंग होता है वो गुलाबी एवं चटक लाल कलर का होता है। और इसमें ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग की होती है, यानी कि जो सिरा होता है आपका गहरे लाल या नीले बैगनी रंग का होता है। तो इसी प्रकार से आप जो है धमनी और सिरा में अंतर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो चार अंतर लिख देंगे, और इसी प्रकार से आप बीच में लाइनिंग करके एक तरफ धमनी और एक तरफ सिरा लिख करके चार अंतर, 3 से 4 अंतर दे देंगे। अगला यानी दूसरा प्रश्न है नेत्र की संबंधन क्षमता से क्या अभिप्राय है, यानी नेत्र की जो संबंधन क्षमता है उससे क्या अभिप्राय है आपका। तो ये जो प्रश्न आप पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की संबंधन क्षमता कहलाती है। यानी कि नेत्र की वह क्षमता होती है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को जो है समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को जो है फोकसित कर लेता है, यानी कि अपनी जो संबंधन की उसकी क्षमता होती है उसको वो समायोजित कर लेता है, यानी कम या ज़्यादा कर सकता है, और दूर और निकट की वस्तुओं को जो है फोकसित यानी देख लेता है। वही आपकी क्या होती है, नेत्र की संबंधन क्षमता कहलाती है। अब देखेंगे अगला यानी तीसरा प्रश्न कि एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रिज्म कोण का मान दिया है और अल्पतम विचलन कोण का मान दिया है और प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला है। तो आप इसको हल करते समय लिखेंगे सबसे पहले आपको दिया क्या क्या है, तो आपको ए का मान दिया है यानी प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री, और डेल्टा एम यानी अल्पतम विचलन कोण का मान 38 डिग्री दिया है, और आपको यन का मान जो है पूछा है, यानी पदार्थ का अपूर्णांक का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है यन बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस का डेल्टा एम बटे 2, फिर होल के बटे में जो होता है साइन ए बटे 2 होता है। तो ये आप फॉर्मूला पहले लिखेंगे, उसके बाद आप सबका मान जो है उसके स्थान पर रख देंगे और यन का मान जो है निकाल लेंगे। तो साइन ए का मान दिया है आपको 60 डिग्री, प्लस में आपको डेल्टा एम का मान दिया है 38 डिग्री बटे में 2, और नीचे साइन 60 बटे 2। अब इसको हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 38 तो हो जाएगा आपका 98 बटे 2। तो इसको जब काट देंगे तो आपका आ जाएगा 49, तो ये आपका हो जाएगा साइन 49 और ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। अब साइन 49 का जो आपका मान होता है वो कितना होता है, 0.75 होता है, यानी साइन 49 का जो आपका मान होता है 0.75 होता है। तो यहाँ पर रख देंगे आप 0.75 बटे में 1/2 आपका हो जाएगा। अब ये जो है इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यन बराबर आपका क्या हो जाएगा 0.75 गुणे 2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। यानी कि आप सभी मानों को रख करके कैलकुलेट कर देंगे, एकदम ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको हल करने का तरीका न्यूमेरिकल पता चल गया होगा कि पहले सबसे पहले लिखेंगे आपको दिया क्या क्या है। तो आपको जो दिया है उसको लिख लें, जैसे ए का मान दिया था आपको 60 डिग्री और डेल्टा एम का मान 38 डिग्री और यन का मान आपसे पूछा था यानी पदार्थ के अपूर्णांक का। तो आपने फॉर्मूला लिखा है यन बराबर साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, फिर होल के बटे में साइन ए बटे 2 हो जाएगा आपका। उसके बाद सबका मान आपने उनके स्थानों पर रख दिया, ए का मान आपको 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम का मान 38 डिग्री, उसके बाद बटे में 2 फिर साइन 60 बटे 2, और फिर इसको काट दिया आपका 98 बटे 2 तो आपका साइन 49 डिग्री, उसके बाद बटे में साइन 30 डिग्री, साइन 49 डिग्री का मान आपका 0.75 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और इसको जो है 1/2 2 का गुणा 0.75 में हो जाएगा तो आपका यन बराबर 1.5 आ जाएगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कितना होगा 1.5 आएगा पदार्थ के अपूर्णांक का मान। अगला यानी चौथा प्रश्न देखेंगे, ये भी आपका न्यूमेरिकल ही प्रश्न है। 5 सेंटीमीटर लंबा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और हमेशा पूछा जाता है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यानी आपका 5 सेंटीमीटर का जो लंबाई का बिंब है, यानी आपको यचवन का मान जो है दिया है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दिया है आपको, किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि आपको यू का भी मान दिया है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की आपको स्थिति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करना है, इसका साइज ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले आप इसको हल करते समय लिखेंगे क्या कि आपको दिया है, तो आपको u का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए आपका u का मान माइनस में लेते हैं तो माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। r का मान आपको दिया है 30 सेंटीमीटर और h1 का मान आपको दिया था 5 सेंटीमीटर। तो आप r से जो है f निकाल लेंगे। f बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, r/2 होता है। तो f बराबर आप 30/2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि f बराबर आपका क्या होता है, r/2 होता है। r आपको 30 सेंटीमीटर दिया था, 30 रख देंगे बटे में 2 तो आपका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिख देंगे, कोई भी लिख देंगे क्योंकि दोनों दर्पण के लिए एक ही सूत्र होता है। तो आपका दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u, यानी दर्पण सूत्र आपका यही होता है। किसी भी दर्पण के लिए आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यही सूत्र लिखेंगे। तो आपका f का मान कितना निकाले थे हम, 15, तो 1/15 बराबर v का मान हमें निकालना था तो 1/v लिख देंगे। उसके बाद माइनस, यानी कि आपका जो u का मान आप देखेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर था, तो हम यहाँ माइनस रखेंगे तो प्लस आपका माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस 1/20 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अब इसको जो है इधर ही छोड़ देंगे, 1/v को इधर ही छोड़ देंगे और इसको जब इधर से इधर ले जाएंगे तो 1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा इधर ले जाएंगे तो। उसके बाद जो आपका भिन्न का जोड़ घटाना होता है वैसे कर देंगे। तो आपका इन दोनों का 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, आपका 60 हो जाएगा। यानी 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद 15 से 60 आपका 4 बार में कटेगा तो 1/4 4 हो जाएगा, प्लस 20 से 60 आपका 3 बार में कटेगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 4 और प्लस 3 7 हो जाएंगे। तो 1/में v बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7/60 हो जाएगा। यानी 1/v बराबर आप जब सॉल्व करेंगे तो 7/60 हो जाएगा। तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा, 60/7 हो जाएगा। यानी कि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7v बराबर 60 आएगा, तो v बराबर आपका 60/7 हो जाएगा। यानी कि आपका v का मान जब इसको काटेंगे आप तो 8.57 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि 8.57 सेंटीमीटर जो है v का मान आएगा। अब इसका मतलब अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो है कितना दूर बनेगा, 8.57 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यानी प्रतिबिंब की आपकी स्थिति पूछा था तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा, 8.57 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब आपको इसमें क्या निकालना था, तो इसमें आपको निकालना था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करनी थी। तो आपको h1 का मान जो दिया था वो 5 सेंटीमीटर दिया था। तो यहाँ पर आपका आवर्धन सूत्र होता है h2 बचे में h1 बराबर माइनस v बटे में u। तो यम बराबर आप जब रखेंगे फॉर्मूले में तो h2 आपको निकालना है और h1 का मान आपको 5 दिया था और v माइनस में आपका और 8.57 सेंटीमीटर है और u आपका माइनस 20 सेंटीमीटर है। तो माइनस से आपका माइनस कट जाएगा। उसके बाद h2 का मान जब आप निकालेंगे तो 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, 5 का ऊपर गुणा हो जाएगा, माफ करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 8.57 गुणे 5 हो जाएगा बटे में आपका 20 हो जाएगा। तो 5 से ये आपका 4 बार में 20 कट जाएगा। उसके बाद ये 4 से आपका कितने बार में कटेगा, 2.14 बार में। यानी h2 का मान आपका कितना आ जाएगा, 2.14 सेंटीमीटर। यानी कि आपको h1 का मान दिया था तो h2 का मान जो है आप आवर्धन सूत्र रख करके निकाल सकते हैं। यम बराबर आपका h2 बटे में h1 बराबर माइनस v बटे में u, ये फॉर्मूला होता है। यानी इससे भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं और इससे भी आप आवर्धन निकाल सकते हैं। आवर्धन का आपका दोनों फार्मूला होता है। यानी प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और 2.14 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। यानी प्रतिबिंब की आपकी स्थिति भी पता चल गई और प्रतिबिंब का जो साइज है वो भी पता चल गया और प्रतिबिंब की प्रकृति भी पता चल गई। और प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो बाकी इतने ही प्रश्न जो थे आज की क्लास में लाए थे। बाकी इन प्रश्नों को आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। आगे आने वाले दिनों में ऐसी वीडियो आपके लिए जो है रोज आती रहेंगी।